नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। देखिएगा, बालाजी एजुकेशन सेंटर से मैं गोविंद सर जी। आज की वीडियो आपकी बहुत धमाकेदार वीडियो रहेगी, इसको मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर समीकरण और इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। मैंने बोला था कि नर समीकरण पढ़ाएंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल और पिछले से संबंधित न्यूमेरिकल। तो आप थोड़ा सा इस पर धैर्य बनाए रखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखना तो हम चालू करते हैं नर समीकरण से। तो नर समीकरण आपका क्या होता है बताइएगा भाई। अभी तक हमने आपको बताया था ये नर समीकरण। नर समीकरण एक्चुअली में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हम सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। भाई फलाने का कहाँ पर इलेक्ट्रोड का मानक है ना, मानक अपचयन विभव, लोहे का मानक अपचयन विभव, सोडियम का मानक अपचयन विभव, सब टेबल में दिया है और वही मान निश्चित आते भी हैं लिख के पेपर में कि फलाने का कहाँ पर का इतना 0.34 है ना वोल्ट, ऐसे जिंक का, तो सबके आते हैं लिख के। आपको नहीं मालूम है तो लेकिन फिर लिख के आएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझना है। तो यहाँ नर्स समीकरण है, नर्स समीकरण की सहायता से ध्यान से देखिएगा भाई बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा, फिर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर नर्स समीकरण जो है आपका, नर्स समीकरण की सहायता से हम देखो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करते हैं। मैंने बताया कि मानक अपचयन विभव या मानक शब्द है, यानी मानक का मतलब डिग्री, तो मानक शब्द का मतलब है, तो मानक आप किससे निकालोगे, सीधे नर्स समीकरण, उसके ना विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से। लेकिन अगर आपको मानक नहीं चाहिए, साधारण चाहिए, इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, तो कहाँ से ज्ञात करोगे, तो फिर हम ज्ञात करते हैं नर्स समीकरण से। आ रही बात समझ में? हाँ, इसको आप ये परिभाषा लिखने को आ जाती है कभी कभी, तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर हम आपको एक बार दोहराए देते हैं, तो इसी से आप लिख लीजिएगा। यदि आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सीधे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमको इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है तो हमें नर्स समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब नर्स समीकरण ने एक समीकरण दिया भाई, क्या दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले नर्स समीकरण हम एक इलेक्ट्रोड के लिए, है ना, इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम नर्स समीकरण आपको लिखा रहे हैं। E बराबर ए डिग्री माइनस RT, ठीक है, अपॉन NF लॉग E बेस अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, ये ओके। ये एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण है भाई। कितने इलेक्ट्रोड के लिए? एक इलेक्ट्रोड के लिए। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो वैल्यू दी है लॉग ई बेस पे दी है ln। अब हमको लॉगरिथम यानी कि 10 बेस पे वैल्यू लेनी है, जो जिसके मान आपके दिए होते हैं लॉग टेबल में, है ना, तो 10 बेस पे वैल्यू लेनी है। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा आपका E इक्वल टू ए डिग्री माइनस 2.303। अब हम पूरा डिटेल से आपको लिख दें, अभी फिलहाल इतनी लिखते हैं, 2.303 RT अपॉन NF। अब लॉग 10 बेस पे हो गया अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। वही फार्मूला है, थोड़ा सा हमने देखो लॉग ई, यहाँ पर आप जो नहीं जानते हैं, जो बच्चे
हम आपको यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये लॉग ई बेस को जब 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग 10 बेस में, यानी कि 2.303 का गुणा हो जाता है। ये इसकी वैल्यू है। लॉग ई बेस को जब हम 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का गुणा हो जाता है। वही मैंने किया है, ई बेस बराबर लिख दिया है 2.303 और लॉग 10 बेस, बाकी आपकी वही है आर टी एन एफ एन है। ओके। अब एक इलेक्ट्रोड के लिए ये ध्यान देते रहना। अभी हम एक इलेक्ट्रोड के लिए नट समीकरण आपको बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड के लिए अब इसका हम एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, वैल्यू भी रखकर आप देखो पहले, इसके बाद एग्जाम्पल लो। E इक्वल टू ई डिग्री माइनस 2.303 आर की वैल्यू 8 जूल वाली है, 8.314 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हमने आपको मानक इलेक्ट्रॉन परिभाषा पढ़ाई थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 + 273 यानी 298। आर हो गया, टी हो गया, एन तो रहेगा, वो तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फैराडे का मान आप लिख सकते हो 96,500 कूलम। और ये आपका हो गया लॉग अपचयत। अपचयत अवस्था को सॉलिड अवस्था बोलते हैं, अपचयत अवस्था को ठोस अवस्था बोलते हैं। उसके लिए हम इकाई प्रदर्शित कर सकते हैं एक, और बटे लिख सकते हैं ऑक्सीकृत अवस्था। ऑक्सीकृत अवस्था, ये बड़े ब्रैकेट का मतलब है मोल पर लीटर में मान लिया जाता है भाई, मोलरता में, ठीक है। तो ठोस अवस्था को, ये हम ठोस अवस्था को एकांक अवस्था दर्शा सकते हैं। अभी ना लिखो तो बाद में लिख लेना एग्जाम्पल में, अभी यही रहने दो। अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? धीरे धीरे एक एक स्टेप आप समझिएगा। सबसे पहले हमने जनरल नर समीकरण लिखा लॉग ई बेस पे, फिर हम इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। 10 बेस में आप देखिएगा तो 2.303 का गुणा हो जाता है। इसके बाद हमने सारी सबकी वैल्यू रख दी। जब सबकी वैल्यू रखकर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा भाई E इक्वल टू ई डिग्री माइनस 0.059 अपॉन एन, यानी कि एक ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, इतनी वैल्यू आप हल करोगे इतना आएगा। और लॉग 10 बेस पे अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था को हम दर्शाते हैं मेटल अवस्था यानी सॉलिड फॉर्म, और ऑक्सीकृत अवस्था को दर्शाते हैं मेटल के ऊपर धनात्मक आयन। अब कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, तो हम एन प्लस कर देते हैं। ये होती है एक्वस अवस्था। इस फॉर्मूले को हम इस अवस्था में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है, समझना अति आवश्यक है। आप चाहे जैसे समझो, तो ई बराबर ये समझ में आ रही भाई। तो इसी को हम धीरे धीरे करके मॉडिफाइड कर रहे हैं, एक एक करके। आपको फाइनल ये है इक्वेशन, ये आपका बहुत सरल सवाल है ना, हो गया। अभी हम सबकी वैल्यू बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। जगह थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर हम आपको, अब देखिएगा ये, तो यहाँ पर आपको जैसे ये वैल्यू है जो, तो आर बराबर है गैस स्थिरांक, है ना। ये भी तो लिखना जाता है, आपको पूछा जाता है भाई कि है अन्नर समीकरण क्या होता है, लिखिए, तो सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना आपको। तो आर बराबर गैस स्थिरांक, ठीक है। टी इक्वल टू परम ताप, परम ताप है, और एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई। और एफ बराबर फैराडे स्थिरांक, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो फैराडे स्थिरांक, ठीक है।
आपको रह गया, सारी चीज़ें होंगी बेटा। हाँ ये रह गया दोनों। E इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव है ना, और E डिग्री बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? बढ़िया ढंग से आपको समझना है, ठीक है भाई। सभी बच्चे देखें, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है। हाँ, और भी आपने वीडियो देखे होंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा इसको ध्यान से। तो यहाँ पर ये आपका नर्स समीकरण है, इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए समीकरण है। अब अभी तक हमने एग्जाम्पल के रूप में नहीं दिखाया, लास्ट तक हम यहाँ पहुँच गए हैं। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं। आपने इतना सब नोट कर लिया होगा, देखिएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम एक इलेक्ट्रोड ले लें, कोई एग्जाम्पल ले लें और फिर दर्शाते हैं हम इसको। तो ये लास्ट वाला हम लिखे रहे हैं बेटा, है, बाकी हम हटाए दे रहे हैं, देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से हम समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Zn, ये देखो यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन आपको लेनी है वो रिडक्शन फॉर्म में लेनी है ना, वहीं पे निकाला जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन है। अब इसमें हमें नर्स समीकरण है ना बेटा, ये आपका दिया गया होगा, इलेक्ट्रोड वो निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा इसके लिए, ई, ये आपका इलेक्ट्रोड वो बराबर ई डिग्री माइनस, आप उस फॉर्म में लिखना चाहो 2.0 वाले में तो उसमें भी सही, नहीं तो यहीं से आप इसको ले लो। हल तो मैंने कर ही दिया। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शामिल है बेटा, दो, दो रख दो। लॉग ये 10 लिखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एम तो सॉलिड कौन है भैया, Zn, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। इतनी चीज़ आपको समझनी है, दिख रहा है ना। ये जली है, आयन में है, ये सॉलिड है। सॉलिड ऊपर रहता है, यहाँ रहेगा Zn, ये यहाँ लिखना चाहो ऐसे लिख दो, बटे Zn प्लस प्लस ए एक्वस, ये ठीक है। तो इसके लिए, इस एग्जाम्पल के लिए नर्स समीकरण आपका ये बन गया। और सॉलिड के लिए हम एक रखते हैं, कितना रखते हैं भाई, इसका मान पूरा पूरा कैलकुलेट करके 0.059/2 log 10 बेस पे सॉलिड की जगह एक, अब बन जाएगा Zn प्लस प्लस, ये आपका पूरा लास्ट बना आपका एक इलेक्ट्रोड के लिए। और Zn प्लस प्लस की अगर मोलरता यहीं पे दी होती है, जैसे यहाँ एक्वस लिखा, यहाँ एक्वस नहीं है, मान लो यहाँ लिखा होता 0.01 m, ऐसे करके लिखा मिलेगा आपको, वो उठा के आप यहाँ रख दोगे, सॉरी यहाँ रख दोगे, है ना, बात एक ही है। यहाँ रख दोगे, पर उसको कैलकुलेट करोगे लॉग के हिसाब से, आपका आंसर आ जाएगा। ई डिग्री सेल का भी मान आपको या दिया होगा या फिर निकालना पड़ेगा। ई डिग्री सेल का मान कैसे निकालते हैं, ई डिग्री सेल बराबर ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, वहाँ से हम निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आपका एक सेल के लिए, कितने सेल के लिए बेटा, एक सेल के लिए नर्स समीकरण है। ध्यान से देख लो इसको, एक सेल के लिए नर्स समीकरण है। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो हमको इंडिकेट करो, हम उसका सलूशन बताएंगे, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये एक इलेक्ट्रोड के लिए है, समझ में आ रहा भाई। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रोड के लिए है। देखो भाई, तो इतना आपको समझ में आया, एक इलेक्ट्रोड के लिए मैंने नर्स समीकरण आपको बताया, ओके। अब हम आगे चलते हैं। देखो
सेल के लिए नर समीकरण, है ना। सेल के लिए दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, फायदा क्या, यहां से लिखो सेल के लिए नर्स समीकरण, नर्स समीकरण, ठीक है। अब हम पूरे सेल की बात करते हैं। अभी हमने आपको एक इलेक्ट्रोड के लिए बताया था, है ना। अब हम पूरे सेल की बात करते हैं। जब पूरे सेल की बात करेंगे बेटा तो एक समीकरण लेना पड़ेगा, है ना। समीकरण कोई भी आप ले लीजिए, ए प्लस बी और ये एरो के बाद सी और प्लस डी, गुणांक हमने ले लिए, ठीक है। ये आपका एक फुल समीकरण है, यानी कि एक पूरा सेल है। पूरे सेल का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपक्षय दोनों हों। और अभी हमने आपको जो एक इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रोड का मतलब होता है या तो अपक्षय इलेक्ट्रोड या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। ये बात समझ में आ रही है। हाँ, और इसमें क्या होता है, दोनों फुल रिएक्शन हमने लेनी है, ऑक्सीकरण भी अक्रिया संपन्न हो और क्या नाम ऑक्सीकरण और अपक्षय अभिक्रिया दोनों क्रियाएं संपन्न हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका ये हमने लिया। अब इस रिएक्शन को हमने आपको यहाँ पर देखो लिखा कैसे जाता है। ये सेल है, ये पूरा सेल है, या सेल समीकरण है, इसके लिए नर समीकरण। तो अभी नर समीकरण फार्मूला क्या था बेटा, E इक्वल, अब सेल जब सेल के लिए निकालते हैं तो यहाँ हम सेल लिखते हैं भाई, ई सेल, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। ई सेल इक्वल टू ए डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई बेस पे, है ना। उत्पाद अपॉन अभिकारक, वही फार्मूला है, वही चीज है, खाली यहाँ पर चेंज हो गया। वहाँ वहाँ आपका क्या था बेटा, अपचयत बटे आक्सीकारक, ठीक है, अपचयत बटे आक्सीकारक। यहाँ हो गया उत्पाद बटे अभिकारक, ठीक है भाई। अब देखो हम धीरे धीरे इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ई सेल मतलब पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तब बताएंगे। और यहाँ पर E डिग्री सेल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ओके, बराबर, इसको अभी हमने चेंज किया था 2.303 और आर का भाई मान हम रखे दे रहे हैं, आपने अभी पिछले देखा है तो 314 और टी आपका 298, ओके बेटा। ये हो गया लॉग 10, लॉग ई को 10 में किया तो 2.30 गुणा होता है, अभी बताया था मैंने। एन तो भाई रिएक्शन में मालूम पड़ेगा, यहाँ गुणा कर देंगे 96,500, है ना। यहाँ हो जाएगा लॉग 10 बेस पे उत्पाद। अब इसमें उत्पाद क्या है, सी इन मोलर कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब गुणांक देखो, ए के मोल कितने हैं, ए स्मॉल ए, तो जो गुणांक होते हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पावर सी हो जाएगा, यहाँ पावर आपका डी हो जाएगा, यहाँ ए का गुणा है तो यहाँ पावर ए हो जाएगा, यहाँ बी का गुणा है तो पावर बी हो जाएगा। ये आपका इसका समीकरण बना, आ रही होगी समझ में, है ना। तो ये आपका सेल के लिए नल समीकरण है भाई, ध्यान से समझो इसको। अभी हम एग्जाम्पल में भी आपको समझाएंगे। अब इसको जब कैलकुलेट करके आप लिखोगे सी ई सेल इक्वल टू ए डिग्री सेल माइनस, इसको मैंने कैलकुलेट करा था 1 2 3 4, तो आंसर कितना आया था बेटा 0.059 बटे एन, एन और यहाँ लॉग सी की पावर सी, डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी, है, बन गया। ये आपका फाइनली इक्वेशन समीकरण ए ये बन गया आपका भाई।
ये हम एक पूरे सेल के लिए, एक कंप्लीट सेल के लिए हम नर समीकरण आपको बता रहे हैं, कंप्लीट सेल के लिए, पूरे सेल के लिए, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई डाउट है, समस्या है, देखिएगा। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिएगा आगे। तो यहाँ पर जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें बच्चा, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया जेड एन प्लस सी यू प्लस प्लस जेड एन प्लस प्लस और सी यू, ये हमने आपको एक जनरल एग्जाम्पल लिया। इसको देख लो ध्यान से। सबसे पहले जेड एन आपका बदल रहा है किसमें बेटा, जेड एन प्लस प्लस में, और कहाँ पर प्लस प्लस आपका बदल रहा है, सी यू में। ये है आपका सॉलिड, ये है एक्वस, ये है एक्वस और ये है सॉलिड। ओके, काहे गला है, अब तो बिल्कुल साफ आएगा, वो दाग आया है, देखो यहाँ पे। तो ये आपका जेड एन प्लस सी यू प्लस प्लस और जेड एन प्लस 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 सी यू। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम पड़ेंगे, है देखो यहाँ पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम पड़ेंगे वो आप देखिएगा। तो पहले इसमें दो हाफ रिएक्शन बनाइएगा भाई। क्या बनाइएगा, दो हाफ रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन बन जाएंगी। देखो जेड एन किस में बदल रहा बेटा, जेड एन प्लस प्लस में, ध्यान देना, जेड एन प्लस। तो जेड एन प्लस प्लस में बदला तो यहाँ पर दो प्लस आए। अब तो जेड एन प्लस में तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दो आप, क्योंकि आक्सीकरण अपक्रिया हो रही है भाई। जेड एन किस में बदला, जेड एन प्लस प्लस में, तो इस तरफ दो इलेक्ट्रॉन आए। ये इक्वेशन नंबर 1। और देखो कौन सी अपक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन राइट हैंड में है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये एनोड पोर्शन हो गया। ये दूसरा वाला आपका सी यू प्लस प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर बदल रहा है सी, दिख रहा ना आपको, ठीक। तो जेड सी यू प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेकर आपका सी यू में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये आपका देखो अपचयन हो रहा है, तो ये हो गया कैथोड पर, ठीक है। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, देखो ये दो दो हैं। दो दो का मतलब है आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं। आप दो दूनी चार मत कर देना, है ना, दो इलेक्ट्रॉन। पहले तो दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लो। मान लो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, तब क्या करोगे, तो उस केस में यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, तो इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, तो 6 हो जाएंगे। तो 6 दूनी 12 नहीं रखना, आपको 6 ही रखना है। इलेक्ट्रॉन बराबर 6, समझ में आ रही है। तो ये तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, आप जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब इस दोनों अर्ध समीकरणों को जब जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है ऑक्सीकरण अपचयन, और उस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, रिएक्शन आपकी यही बन जाएगी, जेड एन प्लस सी यू प्लस प्लस, देखो ये दोनों बन गए, जुड़ गए। और इधर आपका ये दोनों जुड़ जाएगा, जेड एन प्लस 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 सी यू, ये आपका फुल समीकरण बना। अब इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हुए, इलेक्ट्रॉन आपके 2 शामिल हो गए भाई, एन बराबर 2 आ गया, है ना, एन बराबर 2 आ गया। अब इस समीकरण के लिए, है ना, इस समीकरण के लिए आपका पूरा सेल समीकरण है। ये सेल समीकरण है, रिएक्शन है आपकी, है ना, पूरा सेल, यानी दो 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 अर्ध क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीकरण हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे, और अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पे। ये बात हम बार बार बता रहे हैं, इसको याद रखना, कल भी बताया था। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहाँ होती है, एनोड पे, और अपचयन अपक्रिया कहाँ होती है, कैथोड पे। कोई डाउट है तो पूछो। अब जैसे ये समीकरण है, तो ऊपर वाला पोर्शन हम थोड़ा सा हटाए दे रहे हैं ना, ये आपका समीकरण है, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, है ना, एन बराबर 2 है, कितना आ जाएगा। इनकी फिर मोलर कंसंट्रेशन दी होगी, वो हम आपको न्यूमेरिकल में डील करवाएंगे। देखिएगा, ये ठीक है बेटा।
अब इसमें देखना ये वाला फार्मूला है, तो इस एग्जाम्पल के लिए फार्मूला आपका क्या बनेगा, ये दिया है इसी में रखना है। ए सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 बटे एन, यहाँ कितना आया 2, ये आ गया 2 लॉग हवा। आ जाओ भाई, उत्पाद क्या है Zn प्लस मोलर कंसंट्रेशन इनटू, ये उत्पाद है भाई, पूरा उत्पाद है, ये अपकारक है, ये उत्पाद है तो उत्पाद ऊपर रखना। दूसरा है Cu, ये है एक्वस, यह फिर ध्यान इस पर जरूर देना है, ये है सॉलिड अपॉन, ये उत्पाद हो गया, उत्पाद ये हो गए। अब इसमें गुणांक कोई है नहीं तो भैया पावर हमने यहाँ पर एक एक मान लो, गुणांक है ही नहीं तो एक एक पावर हो गया। अब इधर वाला आ जाओ, तो Zn सॉलिड में है और इनटू ये Cu प्लस प्लस ये एक्वस में है। ठीक है भाई, ये फार्मूला बना इस समीकरण के लिए। समझ में आ रही? कोई समस्या हो हमसे पूछो। इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए ये नर समीकरण है, इस सेल अपक्रिया के लिए, इस सेल अपक्रिया के लिए ये आपका समीकरण है। ध्यान से समझ लो। हाँ, ये तो ये आपका, अब सुनो एक चीज़ और, यहाँ पे ये आप जैसे मान लो इसका, अब यहाँ पे जैसे ये आपको सेल समीकरण मिलेगा, या सेल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, है ना। जैसे ये 2 हाफ रिएक्शन लिखी है, सेल आपका या तो सेल समीकरण आपको मिलेगा, है ना, सेल बना होगा, इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं Zn सिंगल लाइन, Zn प्लस प्लस डबल लाइन कॉपर प्लस प्लस ओवर Cu। इसी समीकरण को या तो समीकरण के रूप में आपको दिया होगा या फिर सेल के रूप में दिया होगा। ये सेल है जो हमने कल आपको बताया था, हमें ध्यान थोड़ा सा नहीं आ रहा कि आपको क्लियर कराया था नहीं कराया था। इधर देखो, तो यहाँ पर आपका ये सॉलिड फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है, ये आपका एक्वस फॉर्म है, ये आपका सॉलिड फॉर्म है। तो ये एक सेल को लिखने का तरीका है। और इस तरफ वाला है हमेशा किस तरफ से लिखते, जैसे हमने कल आपको सेल बनाया था, ये ऐसे करके सेल बनाए थे, ऐसे करके, ये है ना, ये मान लीजिए आपका एनोड है और ये आपका साल्ट ब्रश से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, साल्ट ब्रश से जुड़ा हुआ है, और ये कैथोड पोर्शन है, और यहाँ पर वोल्टमीटर से हमने जोड़ दिया। तो ये एनोड जो पोर्शन है, ये एनोड है माइनस का, ये कैथोड है प्लस का, ये एनोड है, ध्यान रखना ये एनोड है। तो इस तरफ वाले यानी कि यहाँ से आयन यहाँ जाते हैं तो ये एनोड बोला जाता है। अगर ऐसा लिख के आए तो मेरे कल में, तो ये एनोड पोर्शन है, ये कैथोड है। और अगर रिएक्शन लिख के आए तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ये बदल रहा है इसमें, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये एनोड है, और ये इसमें अपचन हो रहा है तो ये आपका कैथोड है। ठीक है भाई, तो ये एनोड पोर्शन है और ये कैथोड पोर्शन है, कैथोड। अब देखो, सॉलिड से एक्वस में, लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है यानी अवस्था परिवर्तन। तो ये सिंगल जो लाइन होती है वो अवस्था परिवर्तन को दर्शाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे ये लिक्विड अवस्था है, ये सॉलिड है, लिक्विड में आ रहा है, फिर यहाँ लिक्विड से सॉलिड में जाता है ऐसे ऊपर, तो अब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो ये भी अवस्था परिवर्तन है, लिक्विड से सॉलिड। तो अवस्था परिवर्तन को सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, अवस्था परिवर्तन को सिंगल लाइन से दर्शाते हैं। ये एक सेल अपक्रिया को लिखने का तरीका है, या एक सेल को लिखने का तरीका है। आधे सेल को भी हम अभी बताएंगे, आधा सेल ये है, अलग लिख सकते हो। तो ये आपका इधर बदल रहा है, तो ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। और ये जो बीच में डबल लाइन है, ये लवण सेतु को दर्शाता है, लवण सेतु। तो अब हमने आपको फार्मूला, ये आपका नर समीकरण हम सेल के लिए पढ़ा रहे हैं, सेल के लिए नर समीकरण पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से ये उत्पाद बटे अभिकारक हो गया आपका, उत्पाद बटे अभिकारक। आ रही बात समझ में? उत्पाद बटे अभिकारक। देखिए,
तो ये आपका जैसे मान लीजिए हमने आपको रिएक्शन दी, या तो इस अवस्था में लिखा होगा, इसके नीचे इसके वैल्यू लिखी होंगी, है ना, आयन वाले के नीचे सॉलिड का मान हमने आपको बताया था 1 होता है। और फिर ये आपका नर समीकरण सेल के लिए हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, इसका एग्जाम्पल देखो, ये जनरल एग्जाम्पल वाला है फार्मूला, इसको हटाई दे रहे हैं यहाँ से, इससे। अब देखो, तो इसके लिए, इस समीकरण के लिए ये बनाया था मैंने, ठीक है। अब या तो ऐसा समीकरण मिलेगा या फिर आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे बनेगा तब भी यही रिएक्शन दोगे। अब इसमें जब इस तरीके से मिलता है तब आप उत्पाद बटे अपकारक कैसे लिखोगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी भाई। जब इस प्रकार से सेल बना हुआ होता है तो इसमें देखो, दो आप रिएक्शन बना लो इसी प्रकार से, ये बदल रहा है इसमें तो आप बदल लो, ये बदल रहा है इसमें, ये बदल रहा है इसमें, इसी तरफ चलना है आपको, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये बदल रहा है इसमें और ये बदल रहा है आपका इसमें, क्लियर। और देखो दोनों लिखे हैं, ये बदल रहा है इसमें तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बदल रहा है इसमें तो ऑप्शन हो रहा है। दो हाफ रिएक्शन बनाई और इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो, 2 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया आपको। तो ऐसा लिखा हो तब भी आपको 2 हाफ रिएक्शन बनानी पड़ेगी, और अगर रिएक्शन लिखी है तब भी आपको 2 हाफ रिएक्शन बनानी पड़ेगी, है ना। और इसको यहाँ पर पुट करो, हाँ जो भी गुणांक गुणांक है, जैसे किसी में आ जाता 2Ag या 2Na, है ना, तो वो आपका यहाँ पर पावर में चला जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रही है। अब इसका जैसे ये हमने लिखा सॉलिड, तो सॉलिड वाले का मान 1 होता है, तो इन दोनों की जगह 1 1 रख दोगे तो खाली इन्हीं का मान आपको कैलकुलेट करना है ना। तो ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, अभी न्यूमेरिकल जब हम करवाएंगे तब आपको बताएंगे। तो इतनी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रही है। अब कोई समस्या अगर है यहाँ पे, फिर हम आपको रिवाइज करे दे रहे हैं कि ये जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी, ये आपकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। किसी भी एग्जाम्पल के लिए और हम एक आध एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, थोड़ा समझो उसके लिए कैसे लिखते हैं। ये जैसे हम कर दें आपको Cu प्लस 2Ag प्लस और Cu प्लस प्लस 2Ag, तो ये आपका है, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको तो 2 हाफ रिएक्शन बनाओ। Cu किस में बदल रहा है, इसमें, ये तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 आवेश है प्लस का, 2 माइनस 2 प्लस बराबर 0, और इस तरफ भी 0। ये हो गया ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण पे क्या बोला जाता है, एनोड। ये इधर आ जाओ 2Ag, तो 2 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेने पड़ेंगे और बन जाएगा 2Ag। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन इतना लेफ्ट हैंड में है, तो ये आपका हो गया कैथोड। ओके, अपचन हमेशा कैथोड पे होता है, ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पे होता है। फिर हम बताई दे रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं बराबर, 2 हैं 2 हैं, तो आपका n बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। अब हम समीकरण बनाते हैं, जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड का बनाया था पिछले वाले का, अब इसका बनाते हैं। कैसे रखेंगे, ई सेल बराबर ई डिग्री सेल। ई डिग्री सेल निकाला जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से, वो आपको या तो दिया जाएगा या फिर निकालना पड़ेगा। -0.059 बटे, ठीक है। ध्यान देना भाई, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन, क्या नाम, ये इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ भी 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। लॉग लिखिएगा 10 बेस पे। उत्पाद आपका क्या है भैया, उत्पाद आपकी यह है, ये दोनों। तो यहाँ कैसे लिखोगे, Cu, यही तो हम दिखाना चाह रहे थे, Cu प्लस प्लस 2Ag और 2 का गुणा है, पावर हो जाएगा 2, ठीक है। और ये आपका इधर वाला Cu, ये और ये ऐसे, और ये Ag प्लस ये गुणांक है 2, तो पावर हो जाएगा 2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी ना। तो इस समीकरण के लिए हमने नर समीकरण ऐसे लिखेंगे, ये आपका नर समीकरण हो गया इस समीकरण के लिए। अब कोई समस्या हो तो हमको बताओ भाई, है ना। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिवाइज करके देख लो, 2 बार देख लो, है ना। बात समझ में आ रही है तो अच्छे से देखो,
भाई एक बार में नहीं क्लियर हो रहा, आप रिवाइज करके देख लो, है ना, दोबारा देख लो भाई, जब तक क्लियर ना हो, है ना। तो यहाँ हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, तो आप क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे मान ली मैंने ये इक्वेशन लिखा है, तो इनकी वैल्यू दी होगी, मोलरता दी होगी, मोलर सांद्रता दी होगी, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, इसकी तो हमने आपको बताई, सॉलिड है, सॉलिड वाले की एक होती है। ठीक है ना, तो ये सेल के लिए नर समीकरण है, इलेक्ट्रोड के लिए नर समीकरण है। ठीक है बेटा, तो सेल के लिए हमने नर समीकरण बताया और इलेक्ट्रोड के लिए भी नर समीकरण बताया। ठीक है, इसके पहले हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी पिछले वाली वीडियो में, उससे संबंधित न्यूमेरिकल, है ना। और उसके पहले जो हमने आपको जितने भी फार्मूले हमने आपको पढ़ाए हैं, उनके न्यूमेरिकल कल हम अगले वीडियो में आपको सब न्यूमेरिकल पूरे करवाएंगे। देखो भाई, जैसे मान लो विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित, है ना, ये तो थ्योरेटिकल वाले भी होंगे। फिर हमने आपको E डिग्री सेल इक्वल टू E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड, इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है भाई, ये एक डेल्टा जी डिग्री माइनस एन एफ E डिग्री सेल, इससे रिलेटेड भी हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। और फिर आपका हो गया नर समीकरण, है ना, नर समीकरण ये सामने लिखा है आपका। तो दोनों के लिए, सेल के लिए भी, एक इलेक्ट्रोड के लिए भी और सेल के लिए भी, इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। फिर आगे हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम आपको इन सभी टॉपिकों के न्यूमेरिकल्स क्लियर कराते हैं। ओके, धन्यवाद और देखिएगा जरूर।